नमस्कार। संडे स्पेशल के एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, संडे स्पेशल का जो कॉन्सेप्ट है, मैं बार बार आपको बताता ही हूँ, वो कई बार बहुत खोज परख खबर से भी संबंधित होता है, किसी पुराने मामले का जब हम जिक्र करते हैं, और कई बार इसका जो सीधा सा मतलब है वो पिछले सप्ताह के दिलचस्प घटनाक्रम से भी जुड़ा होता है। इस बार कुछ ऐसा ही है, और मैंने इस बार विश्लेषण के लिए दो चीज़ों को चुना है, अमित शाह और राहुल गांधी। अमित शाह पिछले काफी समय से मैं देख रहा हूं कि लो प्रोफाइल चल रहे हैं और अपना काम, जो उनके गृह मंत्रालय का काम है, उसको वो बखूबी करते चले जा रहे हैं। राहुल गांधी पिछले काफी समय से हाई प्रोफाइल होने की कोशिश कर रहे हैं। पार्लियामेंट में नरवणे साहब की किताब को लेकर के उन्होंने जो हंगामा मचाया, जो शोर शराबा उन्होंने किया, उसके बाद तो सबको ऐसा लगने लगा है कि राहुल गांधी केवल एक अटेंशन सीकर बनकर आ गए हैं, कि उन्हें केवल लोगों की अटेंशन चाहिए। पार्टी की टेंशन कम करने का काम वो नहीं करते हैं। पार्टी को क्या चाहिए? पार्टी उनसे एक्सपेक्ट ये करती है कि भाई हम चुनाव जीत लें, राहुल गांधी बढ़िया काम करें, पार्टी को अलग अलग राज्यों में सरकार बनाने का मौका मिले। पार्टी उनसे यही एक्सपेक्ट करती है, लेकिन इस काम में राहुल गांधी कभी खरे उतरते हुए नजर नहीं आते। अब देखिए, पिछले सप्ताह में अमित शाह 3 दिन के लिए असम में थे। और असम में उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। वो 3 दिन के कार्यक्रम के लिए, इसमें सीमा सुरक्षा को लेकर उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। इसके दौरान उन्होंने बीएसएफ की एक आउटपोस्ट है जो बॉर्डर से लगती हुई है, उसको उन्होंने निरीक्षण किया। साथ ही साथ उन्होंने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, उसके दूसरे चरण का वहां पर शुभारंभ किया। और ये कार्यक्रम केवल एक विकास योजना नहीं थे ये सारे के सारे, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों से पलायन रोकने और वहां के नागरिकों को राष्ट्र का प्रथम प्रहरी बनाने की दिशा में उनका यह कदम था कि जो बॉर्डर पर रहने वाले ग्रामीण हैं वो इस देश के रक्षक हैं, उन्हें भी इस देश में अपना पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। इस तरह का एक कार्यक्रम था। मैं कार्यक्रम की डिटेल से मैं नहीं जाना चाहूंगा। और राहुल गांधी क्या कर रहे थे दोस्तों? राहुल गांधी ने इस दौरान लगातार 2 बार कचहरी के चक्कर लगाए। अब आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने काम कितने उल्टपटांग किए हुए हैं। 20 फरवरी को वो सुल्तानपुर गए और यहां पर उन्होंने उत्तर प्रदेश की जो एमपी एमएलए अदालत है उसमें वो उपस्थित हुए। उनके ऊपर 2018 का अमित शाह के ऊपर उन्होंने कोई टिप्पणी की थी, उसका एक मुकदमा चल रहा है, उसमें उनकी पेशी थी। और इसके बाद वो भिवंडी गए महाराष्ट्र में, वहां पर भी उनकी कोर्ट में पेशी थी। और वहां पर जो है उन्होंने कार्यक्रमों में किसी खास कार्यक्रम में तो हिस्सा नहीं लिया, लेकिन वहां पर भी उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रखी थी। इस तरह के कुछ मामले उनके खिलाफ चल रहे थे। 2 मामलों में वो कोर्ट में पेश हुए। तो मैं ये सोच रहा था, एक तरफ अमित शाह हैं जो दिन रात अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम में लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो हमेशा यही कोशिश करते रहते हैं कि किस तरीके से देश विरोधी नैरेटिव चलाया जाए और सरकार के खिलाफ कोई ऐसी चीज ढूंढ करके लाई जाए जिससे सरकार असहज स्थिति में आए। और फिर जब चुनाव में रिजल्ट उनके अपेक्षा के अनुरूप नहीं आते, तो फिर उसके बाद वो ये कहने लगते हैं कि साहब वोट चोरी हो गया, चुनाव चोरी हो गया। इस तरह की कहानियां राहुल गांधी कहने लगते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि राहुल गांधी और अमित शाह 2 ऐसे एग्जाम्पल हैं राजनीति में जो अपनी पार्टियों में बड़ी पोजीशन पर हैं, निर्णायक पोजीशन पर भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पब्लिक में उनकी जो अपीयरेंस है, उनकी जो उपस्थिति है, वो अलग प्रकार की है। उनकी जो काम करने का तौर तरीका है बिल्कुल स्लाइटली डिफरेंट है। अब देखिए, मैंने एक रिसर्च की थोड़ी सी और ये जानने की कोशिश की कि देखते हैं पिछले 3 महीनों में जिन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं अभी मार्च अप्रैल मई में, उन पिछले 3 महीनों में राहुल गांधी की एक्टिविटीज क्या है और अमित शाह की एक्टिविटीज क्या है। राहुल गांधी की तो एक्टिविटीज 0 है, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है इन राज्यों में। और मैंने जब 1 बाय 1, केरल से तो वो सांसद रहे हैं, वायनाड से, उनकी बहन वायनाड से सांसद है। केरल में वो एक कार्यक्रम में गए, कोच्चि में वो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें जहां पर निकाय चुनाव में कांग्रेस को अच्छी खासी सफलता मिली है, तो उसको लेकर एक विजय दिवस टाइप का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसमें भी उन्होंने सुर्खियां क्या बटोरी कि उन्होंने शशि थरूर से ठीक तरीके से बात नहीं कही कि जो उनकी पार्टी के सांसद हैं।
तो इस तरीके से वो निगेटिव चीजों की वजह से ज्यादातर सुर्खियों में रहते हैं। असम में चुनाव होने वाले हैं, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, और इन सभी राज्यों में अमित शाह 3-3, 4-4 बार हो आए हैं। दिसंबर 2025 में अमित शाह, असम की अगर मैं बात करूं, राज्यवार बताता हूं मैं आपको। दिसंबर 2025 में अमित शाह ने नगांव जिले में श्रीमंत शंकर देव की जन्मस्थली बटाद्रवा थान का पुनर्विकास योजना का उद्घाटन किया था। यह कदम असमिया अस्मिता और वैष्णव परंपरा के प्रति भाजपा की प्रतिबद्धता को प्रदर्शन करने का एक महत्वपूर्ण स्थान था। इसके साथ ही गुवाहाटी में ज्योति विष्णु अंतर्राष्ट्रीय कला केंद्र का लोकार्पण किया था। और अभी हाल ही में फरवरी में जब वो 3 दिन का दौरा करके आए हैं, तो वहां पर नतनुपुर सीमा पर जो चौकी है वहां का निरीक्षण किया। उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की गई और उसमें कुछ मैप्स देखते हुए अमित शाह नजर आ रहे हैं। उन मैप्स की तस्वीरों को उसमें ब्लर कर दिया गया है, यानी कि वो सेंसिटिव कंटेंट है और उस सेंसिटिव कंटेंट को पब्लिक में जारी नहीं किया जा सकता, उन्हें ब्लर करके रखा गया। और अमित शाह असम में हर बूथ पर अपनी पार्टी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी अता पता नहीं है। प्रियंका गांधी को प्रभारी बना दिया गया है कि जाइए आप असम के टिकट फाइनल कीजिए। राहुल गांधी खुद क्यों नहीं कर रहे हैं? राहुल गांधी के करीबी दोस्त गौरव गोगोई, जिन्हें वो असम का मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं राहुल गांधी, वो कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रियंका गांधी के, मैंने एक वीडियो भी बनाया कि प्रियंका गांधी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। वो जानते हैं कि असम में कुछ होने वाला है नहीं, और असम में कुछ होने वाला है नहीं तो इस वजह से प्रियंका गांधी को वहां की जिम्मेदारी सौंप दो, जिससे कि हार का ठीकरा अगर फूटे तो वो प्रियंका गांधी के सिर फूटे। ये राहुल गांधी की रणनीति है। और 2 उनके मित्र हैं, गौरव गोगोई, उनके खिलाफ तो हेमंत बिस्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं असम के, वो पहले से ही पड़े हुए हैं। उनके पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर के उन्होंने एसआईटी बनाई थी, जांच करवाई थी और सार्वजनिक किए हैं सारी चीजें। और वहां पर उनकी जो पत्नी है वो ब्रिटिश मूल की हैं, गौरव गोगोई की पत्नी। उनके पाकिस्तान से क्या क्या कनेक्शन है, वो पाकिस्तान में कहां काम करती थी, कैसे काम करती थी, ये सब कुछ हो रहा है। यानी कि सब कुछ कांग्रेस में निगेटिव ही निगेटिव हो रहा है, तो असम में सरकार कैसे बनेगी? और मैं आपको बता दूं कि जिन राज्यों की मैं बात कर रहा हूं उसमें केरल और असम 2 ऐसे राज्य हैं जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं जहां कांग्रेस के लिए कुछ पोटेंशियल है, जहां कांग्रेस की कुछ संभावनाएं हैं। अब दूसरी ओर अमित शाह की अगर मैं बात करूं, असम में उन्होंने असम गण परिषद के साथ अपने गठबंधन की पुष्टि कर दी है। और जो ऊपरी असम है, नॉर्थ वाला जो असम है, उसमें इनका सहयोग उन्हें निश्चित रूप से मिलने वाला है। इसके अलावा यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल, यूपीपीपीएल जिसको कहते हैं, इसको भी इन्होंने अपने तालमेल बैठाने में शामिल कर लिया है। सीटों के जो होता है तालमेल, उसमें शामिल कर लिया है। और इसके अलावा अमित शाह ने राभा, मिसिंग और तीवा समुदायों के प्रतिनिधि मंडलों के साथ नई दिल्ली में व्यक्तिगत बैठकें की। इसे कहते हैं कि जातीय आउटरीच, जो वहां की लोकल जातियां हैं उनके साथ आउटरीच करना। और अगर मैं बात करूं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में तो उनका अभियान बहुत ही आक्रामक है। 2019 के मुकाबले 2024 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सीटें कम हुई, 6-7 सीटें कम हो गई उनकी। लेकिन उसके बावजूद भी अमित शाह उसी एनर्जी के साथ पश्चिम बंगाल में काम कर रहे हैं जिस एनर्जी के साथ वो लोकसभा चुनाव में कर रहे थे, या जिस एनर्जी के साथ वो 2021 के चुनाव में लगे थे। 29 से 31 दिसंबर तक अमित शाह ने, पिछले साल, अभी जो कुछ महीने पहले गया है दिसंबर, अमित शाह ने कोलकाता में कई मैराथन बैठकें की थी। और मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि जब वो एयरपोर्ट से बीजेपी के ऑफिस जा रहे थे तो बहुत सारे लोग, भाजपा के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों के किनारे खड़े हुए थे, जो कई घंटे से अमित शाह का इंतजार कर रहे थे। अमित शाह ने गाड़ी रुकवाई थी, अपनी गाड़ी में से उतरे थे और जाकर के उन सब से मिल करके आए थे। इसे कहते हैं अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाना और आउटरीच करना। दूसरी ओर राहुल गांधी का आता पता नहीं है। राहुल गांधी ने अब तक पश्चिम बंगाल में कदम तक नहीं रखा है, और अब तक तो यह भी पता नहीं लगा है कि क्या पश्चिम बंगाल में कांग्रेस वाम दलों के साथ गठबंधन करने वाली है या नहीं। हालांकि पिछली बार था, हो सकता है इस बार भी हो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कुछ खेल बनता हुआ नजर आएगा। दूसरी ओर अमित शाह लगातार अपने वोट बैंक को एड्रेस कर रहे हैं। सीए को लेकर उन्होंने पश्चिम बंगाल में बयान दिए हैं। उन्होंने बार बार ये स्पष्ट किया है अपने अलग अलग बयानों में कि किसी भी
अल्पसंख्यक की नागरिकता नहीं जाएगी, जो माइनॉरिटी वाला है, लेकिन किसी घुसपैठिए को छोड़ा भी नहीं जाएगा। और आप जानते हैं कि सीए का जो कानून लाया गया था उसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, इन समुदाय के जो लोग हैं उन्हें नागरिकता दी जानी है। मतवा समुदाय जो बांग्लादेश से आए हुए हिंदू शरणार्थी हैं उनको नागरिकता देने का प्रोसेस अमित शाह तेजी से चला रहे हैं। हालांकि इसमें बीजेपी को दिक्कत आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका अभियान लगातार चल रहा है। वहां के बीजेपी के सांसद हैं शांतनु ठाकुर, वो लगातार मतवा महासंघ की तरफ से इन प्रयासों में लगे हुए हैं। तमिलनाडु में भी अमित शाह एक्टिव हैं। उन्होंने जो एडीएमके है, जयललिता की पार्टी, उसके साथ समझौते का ऐलान किया। अभी पिछले 2-3 महीनों में हुआ, जनवरी के शायद प्रथम सप्ताह में अमित शाह वहां पर गए थे और वहां पर उन्होंने ऐलान किया था कि हम सब मिलकर के एक गठबंधन बनाने वाले हैं और चुनाव वहां पर लड़ने वाले हैं। और दूसरे, जब अभी 5 जनवरी को अमित शाह गए थे तो उस समय पोंगल का त्यौहार मनाए जाने की तैयारियां चल रही थी। तो मैंने ये देखा था कि वहां पर तमिल जो वेशभूषा होती है, पारंपरिक वेशभूषा, उसमें उन्होंने पूजा की थी जाकर के, और उसी वेशभूषा में उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसके अलावा वहां पर जो डीएमके की, एमके स्टालिन की सरकार है, उस पर लगातार प्रहार किया है अमित शाह ने, और कई बार हो आए हैं वो। तो उन्होंने कैश फॉर जॉब घोटाले की मामला उठाया, जो रेत का खनन होता है नदियों से, उसे लेकर के भ्रष्टाचार का मामला उठाया। और एमके स्टालिन के जो बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन, जिन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से कर दी थी, उसको लेकर के उन्होंने आवाज उठाई। और इसके अलावा चेन्नई में जो मेट्रो का विस्तार होना है, इस प्रकार की चीजों को भी जनता के सामने रखा कि हम ये आगे लेकर के आने वाले हैं। और एआईएडीएमके के साथ घोषित किया जा चुका है गठबंधन। जो टीवी के विजय है, तमिलगा वेट्री कजगम ये पार्टी है, उससे अनौपचारिक बातचीत अभी बीजेपी की चल रही है, शायद समझौता हो भी जाए। और इसके अलावा पीएमके, एडबलएमके, इन छोटे छोटे दलों से भी समन्वय की वो बातचीत कर रहे हैं। और अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि 2026 में, स्पष्ट क्या किया है बल्कि दावा किया है कि 2026 में यहां पर जब चुनाव होगा तमिलनाडु में तो एनडीए की सरकार बनेगी। केरल को देखिए, जहां बीजेपी का कुछ भी नहीं है, एक सांसद उनके सुरेश गोपी जीत गए थे, उसके अलावा पिछले विधानसभा चुनाव में खाता भी नहीं खुला था भाजपा का। वहां पर अमित शाह ये कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी को थर्ड फ्रंट बनाया जाए। वहां पर मुकाबला वाम दलों में और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के बीच में होगा। लेकिन अमित शाह की लगातार कोशिश है कि केरल में बीजेपी नगण्य ना रहे, बीजेपी का खाता खुले और 20-22-24% तक वहां पर सीटें वोट हासिल करने में भाजपा सफल हो। तो इस तरीके से वो प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने केरल में डेवलपमेंट की बात कही। उन्होंने तो साफ तौर पर यह कहा कि केरल की जो इकोनॉमी है वो विदेश में जो केरल के लोग नौकरियां कर रहे हैं उन पर आधारित है। वो अपने परिवारों को पैसा भेजते हैं और उसी के हिसाब से यहां पर डेवलपमेंट होता है। यहां पर खुद कारोबार पैदा नहीं हो रहे हैं, नई फैक्ट्रियां नहीं लग रही हैं, नए कारोबार नहीं आ रहे हैं। एक बहुत बड़े कारोबारी ने तो अपनी फैक्ट्री इसलिए दूसरे स्टेट में, शायद तेलंगाना में शिफ्ट कर दी, क्योंकि केरल की सरकार ने उन्हें वो सुविधाएं नहीं दी, उन्हें वो छूट नहीं दी जिसकी वो डिमांड कर रहे थे। और अमित शाह इस प्रकार की बातों को जोर शोर से उठा रहे हैं। इसके अलावा पीएफआई और जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी जो संगठन हैं, जो एक्टिव हैं अभी भी केरल में, उन पर उन्होंने जबरदस्त प्रहार किए हैं। हालांकि पीएफआई पर प्रतिबंध लगवा दिया था अमित शाह ने, लेकिन उसके बावजूद भी उसका अस्तित्व अभी भी है। स्टेट्स में उसकी जड़ें हैं गहरी। सबरीमला मंदिर से जो सोने की चोरी हुई, उस मुद्दे को लेकर के उन्होंने बहुत ज्यादा उठाया है। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने किस तरीके से स्ट्रेंथन किया है अपने आप को केरल में, इसका मेरा आंकड़ा बिल्कुल मेरे सामने है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक छोटी सी ताकत के रूप में बीजेपी उभरी थी, केवल 11% वोट लेकर, 11% वोट्स ओनली 2014। फिर 2019 में 16% वोट्स दे गॉट, और 2024 में 20% पर आ गए। और 2026 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उनका लक्ष्य है 30 से 40% के बीच में वोट शेयर हासिल करना। यानी कि इस बार नहीं तो आने वाले 5-7 साल में ही सही वहां पर एक ताकत बन सके। और इसी तरीके से पुडुचेरी एक छोटा सा स्टेट है, केंद्र शासित राज्य है, जहां पर बहुत ही छोटी क्षमता की उसकी स्ट्रेंथ है। वहां पर भी अमित शाह गए। आपने देखा होगा
कि वहां पर दीवारों पर वॉल पेंटिंग भी की अमित शाह ने। वो वीडियो उनका बड़ा वायरल हुआ कि वो दीवारों पर वॉल पेंटिंग कर रहे हैं। पुडुचेरी जैसे स्टेट को भी कितना सीरियसली अमित शाह ले रहे हैं, वहां पर कई दौरा करके आ चुके हैं। वो अभी 14 फरवरी को वो वहां पर थे और वहां पर जो इस समय मुख्यमंत्री हैं एन रंगासामी, उनके साथ उन्होंने तालमेल, पहले भी हुआ था बीजेपी का, उनके साथ तालमेल करके वो अपने आप को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने पुडुचेरी में आईटी का हब, एआई का हब, इन सब को बनाने का भी उन्होंने टारगेट रखा है। वहां के जो मछुआरा कम्युनिटी है उसको भी उन्होंने जोड़ने की कोशिश की है। और वहां पे कई छोटे मोटे गठबंधनों के साथ, 10 दलों के साथ उनका गठबंधन होगा। जैसे कि वहां की ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस है, जो एन रंगास्वामी वहां के मुख्यमंत्री, उनके साथ उनका गठबंधन था। आपको याद होगा मैंने वीडियो बनाया था जब चुनाव हुआ था पुडुचेरी का, महीनों लग गए थे यहां मुख्यमंत्री पद के लिए किसी का नाम फाइनल करने में और बड़ा देरी से यहां गठबंधन फाइनल हुआ था। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एक तरफ राहुल गांधी हैं जो अपनी एनर्जी फालतू के काम में वेस्ट करते हैं। जैसे कि अभी एआई समिट हो रही थी दिल्ली में, उसमें नंगे करके भेज दिए अपने कार्यकर्ता कि जाओ वहां पर प्रदर्शन करो, पूरी दुनिया में भारत का अपमान करो। इसे कोई भी युवा पसंद नहीं कर सकता। देश का कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति इस बात की सराहना नहीं कर सकता कि ये राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने कोई ठीक काम किया है। विदेशों से आपके यहां डेलीगेशन आए हुए हैं, बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनीज के, गूगल के और ओपन एआई के, चैट जीपीटी, इन बड़ी बड़ी कंपनियों के जो सीईओज हैं वो भारत में आए हुए हैं। आप इंटरनेशनल लेवल की एक सेमिनार होस्ट कर रहे हैं और वहां पर जाकर आप केवल अपना मोदी विरोध दिखाने के लिए नंगे होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये शर्मनाक है। पूरे देश में इसकी आलोचना हुई है और अब कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं इसमें फेस सेविंग कर रहे हैं। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब ये तो हमारा लॉजिकल है। वहां के राजस्थान के एक बीजेपी के एक छोटे से कार्यकर्ता ने राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दे दी थी। बताइए साहब, उसका इस बात से क्या मतलब है? इलॉजिकल बातें। आप उन बातों पर आइए ना, मुद्दे की बात कीजिए ना। जिन स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं वहां पर आप आमने सामने की लड़ाई लड़िए। आप ये जो छद्म युद्ध लड़ना चाहते हैं इसका नेगेटिव इंपैक्ट होता है और ये चीजें बैकफायर करती हैं। कि साहब जाओ, अपने 10-15 लड़कों को भेज दिया और वो नंगे होकर के भारत मंडपम में घुस गए और वहां पर प्रदर्शन करने लगे। इससे क्या हासिल हुआ कांग्रेस को? क्या ये जानने की कोशिश की है किसी ने? राहुल गांधी कांग्रेस को बिल्कुल शून्य पर ले जाने में तुले हुए हैं। अब जब हम इस तरह के वीडियो बनाते हैं और इस तरह की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई मरने दो, आप क्यों कांग्रेस को इतना वो कर रहे हो? डूबती है तो डूबने दो। समस्या ये नहीं है कि डूबती है तो डूबने दो। समस्या ये होती है कि जब नैरेटिव की बात होती है तो ये कहा जाता है कि बीजेपी और मोदी बेईमानी से जीत रहे हैं, चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है, इस तरह की बातें की जाती हैं। जबकि खामियां इनके अपने अंदर हैं। अपने आप ये अपनी पार्टी को उस लेवल पर लेकर ही नहीं जा पा रहे हैं जहां ये फाइट दे सके या किसी राज्य में, स्टेट में अपने दम पर चुनाव जीत सके। तो राहुल गांधी और अमित शाह दो ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनके उदाहरण है कि अगर आप शांति से अपने काम पर फोकस करेंगे और ईमानदारी से अपना काम करेंगे तो आपकी पार्टी, आपका संगठन, आपकी कंपनी ग्रो करेगी। लेकिन आप न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करेंगे और ऊटपटांग हरकतें करेंगे तो आपका सर्वनाश तय है, जो कांग्रेस के साथ हो रहा है। आज के संडे स्पेशल में इतना ही। यह एपिसोड आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो को इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।